हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जी से 20 में स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड के लिए वैकेंसी आई है और इसके तहत क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर, चपरासी आदि की जो है नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस आप लोग को कराने जा रहे हैं और इस सेट में जो है इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आदि का जो है एमसीक्यू है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट का पहला पार्ट है हिंदी लैंग्वेज और इसका पहला क्वेश्चन है यति का क्या अर्थ है। तो यति का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे ठहराव, विराम, अस्थिरता। विकल्प में विराम है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विराम। यानी कि यति का जो है अर्थ विराम होता है तो इसका सही आंसर आपका हम सी लगाएंगे, विराम। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। तो परीक्षा केंद्र में जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। और आपका ध्यान में रखना है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से एक होता है संप्रदान तत्पुरुष समास और परीक्षा केंद्र आपका जो है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो निर्गुण शब्द यहाँ पे है तो इसका संधि विच्छेद सबसे पहले करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा निह जोर गुण। तो यहाँ पर विसर्ग आ गया, जैसे ही विसर्ग यहाँ पे आ गया संधि विच्छेद में तो इसका मतलब निर्गुण शब्द जो है आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, तो यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन शब्द में जो है आपका दिग्गु समास है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दिग्गु समास। और आपको ध्यान में रखना है दिग्गु समास उस समास को कहते हैं जिस शब्द में जो है प्रथम पद संख्यावाचक हो। तो यहाँ त्रिभुवन है तो त्रिभुवन का पहला पद जो है त्रि है, त्रि मतलब 3 होता है तो पहला पद संख्यावाचक है तो यानी कि इसमें द्विगु समास होगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे त्रिफला, तो पहला पद त्रि है तो त्रिफला जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुज पहला पद त्रि है तो ये सब जो है आपका इसमें द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा पहला पद संख्यावाचक है तो ये भी आपका जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी ये सबका पहला पद संख्यावाचक है तो ये सारे के सारे सब जो है आपका समास हो जाएगा, ये सारे के सारे द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ना जाना गया हो। जो नहीं जाना गया हो उसको अज्ञात बोलेंगे तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है। अगर फूल शब्द का हम पर्यायवाची शब्द जानेंगे तो उसका समानार्थी शब्द भी हम अलग कर सकते हैं। तो फूल शब्द के बहुत सारे समानार्थी अर्थ होते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे सुमन, पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून आदि। तो ऑप्शन में सुमन है तो फूल का समानार्थी शब्द जो है आपका सुमन हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे राम इसमें पुकारा जा रहा है, इसमें याद किया जा रहा है, इसमें संबोधित किया जा रहा है तो इसका मतलब है ये वाला कारक संबोधन कारक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संबोधन कारक। और आपको ध्यान में रखना है जिस वाक्य से ये पता चले ना कि किसी को पुकारा जा रहा है, किसी को संबोधित किया जा रहा है तो वहां पर जो है संबोधन कारक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी होगा, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की कृति यमा क्या है। तो महादेवी वर्मा की कृति यमा जो है एक काव्य संग्रह है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काव्य संग्रह। और आपको ध्यान में रखना है कि महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यमा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा कविता जो है वो मुक्तिबोध की है, इस कविता का रचना मुक्तिबोध ने किया था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपमा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे इस ऑप्शन में तुलना, मिलान, सादृश्य ये सारे के सारे उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन खाद जो है वो आपका उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, खाद। और उपमा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से, इसको ध्यान में रखिएगा, तस्बीह, समता, सादृश्यता, जोर, साम्य,
यहाँ पे मिलान है, तुलना है, ये सारे के सारे उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं। खाद उपमा के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रलय का अर्थ होता है विनाश, और यहाँ पर इसका जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा सृष्टि, जिसका अर्थ होता है रचना करना, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला शब्द में प्रत्यय है, यानी कि जहरीला शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय आएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जहरीला है तो जहर, और इसमें लगा दिया गया है ईला, तो इसके लास्ट में ईला जो है ये पद को लगा दिया गया है, तो जहरीला बना, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ईला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद जो होगा त्रिपुर जोड़ अरे होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, त्रिपुर जोड़ अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जो है आपका जित जोड़ इंद्रिय होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जित जोड़ इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद अग्नि जोड़ यास्त्र होगा, अग्नि जोड़ अस्त्र होगा, यास्त्र नहीं, अग्नि जोड़ अस्त्र होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अग्नि जोड़ अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो सारे वाक्य पर यहाँ पर विचार करते हैं। वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती हैं, तो यहाँ पे लड़ियाँ नहीं होगा, वह गीत की 2 लाइन गाती हैं, 2 वाक्य गाती हैं, कुछ इस तरह से होगा, तो ये वाला जो है ए नंबर यही सबसे पहले गलत है। इसके बाद जो है उसका कहना झूठ समझा गया, ये भी वाक्य सही है। सभापति ने भाषण पढ़ा, ये भी वाक्य सही है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये भी वाक्य आपका सही है। ये वाला ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरासर शब्द है, तो सरासर एक विदेशी शब्द है, एक फारसी शब्द है। सरासर मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क व्यंजन है, तो क व्यंजन यहाँ पर जो है आपका अघोष व्यंजन है। क जो है यहाँ पर अघोष व्यंजन है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अघोष। और आपको ध्यान में रखना है, अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जो है स्वर तंत्र में कंपन होता है वो आपका अघोष वर्ण होता है। और इसका और सारे उदाहरण है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ये सारे के सारे अघोष वर्ण हैं। नेक्स्ट है, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लघोक्ति का क्या अर्थ होता है? आगे नाथ न पीछे पगहा, ये आप लोग बहुत सुने होंगे और आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर इसमें से हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अब यहाँ पे है, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ये शुरू हो गया है और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये डायरेक्शन जो है 21 से लेकर 23 नंबर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है। तो हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इसमें है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। इसमें कह रहा है कि इसमें जितने भी कैपिटल लेटर के वर्ड हैं, इस वर्ड का उल्टा मीनिंग क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगा, यानी कि शॉर्ट्स में कहें तो इन सारे वर्ड का एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो हम एक एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं और इसके एंटोनिम्स को खोजते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है जारी रखना, और इसका उल्टा हो जाएगा जारी नहीं रखना। तो हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं। यहाँ पर है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षा करना, तो ये वाला तो उल्टा होगा नहीं मेंटेन का। प्रोटेक्ट मतलब भी होता है सुरक्षित रखना, सुरक्षित करना, ये भी मेंटेन का उल्टा नहीं होगा। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, ये भी मेंटेन का अपोजिट नहीं है, उल्टा नहीं है। एबंडन का मतलब होता है त्याग करना, यानी कि जारी नहीं रखना। इसका मतलब है कि मेंटेन का जस्ट उल्टा अपोजिट एंटोनिम्स हो जाएगा एबंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेंटेन का जस्ट अपोजिट यानी कि एंटोनिम एबंडन होगा, और इसका सही आंसर बी एबंडन को मानेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिमेंबर, और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। याद रखना का उल्टा हो जाएगा भूलना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। इस विकल्प में बी नंबर में फॉरगेट है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा फॉरगेट, यानी रिमेंबर का जस्ट अपोजिट फॉरगेट हो जाएगा। सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट वाला है पैक्यूलियर।
पेक्युलर का मतलब होता है असामान्य, और सामान्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा सामान्य, और इसी को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए हो जाएगा नॉर्मल। पेक्युलर का जस्ट एंटोनिम्स यानी कि उल्टा जो है नॉर्मल हो जाएगा, और इसका सही आंसर ए हो जाएगा नॉर्मल। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन है, 24 से लेकर 26 नंबर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है। डायरेक्शन पढ़िए, इसमें है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस। ये सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, नॉट अलाउड टू और बी समथिंग। इसका अर्थ होता है किसी कार्य के लायक नहीं होना। शॉर्ट में बोले तो, एक शब्द में बोले तो इसका अर्थ होता है अयोग्य, और अयोग्य को इंग्लिश में बोलते हैं इनएलिजिबल। यानी कि इस एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड होगा इनएलिजिबल। इसका सही आंसर सी हो जाएगा इनएलिजिबल, किसी कार्य के योग्य ना होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनाइड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। अब ये कह रहा है कि गाड़ी का समूह जिसमें आर्मी हो, तो गाड़ी का समूह जिसमें आर्मी है वो जा रहा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो है काफिला होगा, और काफिला को हिंदी में इंग्लिश में कन्वॉय बोलते हैं। यानी कि इस सेंटेंस के लिए जो है सब्स्टिट्यूट्स कन्वॉय होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा कन्वॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। कहने का मतलब है आप किसी अगर पिक्चर की पूजा करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड कौन सा होना चाहिए? उसके लिए एक वर्ड मूर्ति होगा, और मूर्ति को इंग्लिश में आइडल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आइडल। यानी कि इस एक सेंटेंस के लिए जो है एक वर्ड आइडल होगा, यानी इसका सही आंसर बी होगा यहाँ पर आइडल। अब नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे है 27 से लेकर 31 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर इसको भरना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट वन एज ए पेट। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, ऑल्दो शब्द का यूज हुआ है, और ऑल्दो वर्ड का प्रयोग हम उस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं जिसमें सेंटेंस का कॉन्सेप्ट अपोजिट होता है, यानी दोनों सेंटेंस की विचारधारा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेंटेंस इस तरह से है, ऑल्दो आई लाइक कैट्स, यद्यपि हम बिल्ली को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और अगला देखिए सेंटेंस है, आई कैन नॉट एडॉप्ट वन एज ए पेट। यहाँ पर जो है एडॉप्ट हो जाएगा। इसका जो है सही मीनिंग ये होगा कि हम बिल्ली को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस है, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर ऑल्दो का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा एडॉप्ट। इस ब्लैंक स्थान पर जो है एडॉप्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट डैश विथ हिमसेल्फ। तो देखिए अगर इस ब्लैंक स्थान पर पीस रख देते हैं तो ये एक एडियम बन जाएगा, एक अप्रोप्रिएट एडियम होगा। और एट पीस विथ के पहले अगर हम नेवर लगा देंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अशांत, बेचैन। इस ब्लैंक स्थान पर जो है पीस होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वाज एक्सट्रीमली डैश 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 अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ इस ब्लैंक स्थान पर जो वर्ड आएगा वह एंग्सस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा एंग्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, अगर आप हमारे मनी को रिटर्न नहीं करते हैं, आई विल डैश यू टू कोर्ट, तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तो यहाँ जो एप्रोप्रिएट इस स्थान पर वर्ड होगा वो ड्रैग हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा ड्रैग। इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी, अगर आप हमारे मनी को रिटर्न नहीं करेंगे तो हम आपको कोर्ट तक घसीटेंगे, यानी आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन डैश 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 विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन। यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन हम पढ़ते हैं 32 से लेकर 34 नंबर क्वेश्चन के लिए है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच वन इज मिसप्लेस्ड, फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड एज ए आंसर।
यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा वर्ड शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर डेडिकेट ये सही वर्ड है, डिफरेंस इसका भी स्पेलिंग सही है, डिसीजन इसका भी स्पेलिंग सही है, डिक्शनरी का स्पेलिंग सही नहीं है। यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, DICTION ई ना होके यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए होगा। तो ये वाला जो है वर्ड गलत है, तो इसका सही आंसर डी होगा, डिक्शनरी। ये डिक्शनरी वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है फीचर, ये भी इसका भी स्पेलिंग सही है, लेजर इसका भी स्पेलिंग सही है, फिगर इसका भी स्पेलिंग सही है, फ्लेवर का स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग इसका सही होगा FLAVOURE। यहाँ पर भी और यू के बीच में ओ छूट गया है, तो ये वाला जो है मिस्टेक स्पेलिंग है, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस, इसका भी स्पेलिंग सही है, ऑडियंस इसका भी स्पेलिंग सही है, कंपलसरी इसका स्पेलिंग सही नहीं है, ई के जगह पर जो है आपका ए हो जाएगा, और पोटेंशियल इसका भी स्पेलिंग सही है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ये वर्ड जो है मिस्टेक है इस वर्ड में। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन है 35 से 37 नंबर क्वेश्चन के लिए है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेजेस इन बोल्ड इन सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। तो पहला जो क्वेश्चन 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एक्टिल्स हिल फॉर द जॉब एस्पायरेंट्स। एक्टिल हिल्स का मतलब जो होता है, मतलब कि एक्टिल हिल्स का मतलब ये होता है कमजोर पक्ष, ठीक है। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वीक स्पॉट, वीक स्पॉट जो है एक्टिल हिल्स के जगह पर आ सकता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा वीक स्पॉट, यानी कमजोर पक्ष। नेक्स्ट है ही कट द गार्जियन नोट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही परचेज्ड, ठीक है। ये जो 35 नंबर का है, ही कट द गार्जियन नोट एज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही परचेज्ड, इसका मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल करना, ठीक है। तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट, इसमें से इस चारों विकल्प में से जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस आएगा, रिमूव्ड द डिफिकल्टी, ये वाला हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रिमूव्ड द डिफिकल्टीज। कट द गार्जियन नोट इसका मतलब होता है किसी समस्या को आसानी से हल कर लेना, इस जगह पर रिमूव्ड द डिफिकल्टी इस चीज को हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टूक ए लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका फ्रेज है टूक ए लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है परिणाम जाने बिना कोई कार्य को कर देना। तो इसके लिए सही जो है वर्ड यहाँ पे सेंटेंस आ जाएगा ए नंबर, टूक ए रिक्स, रिक्स को लेना, ठीक है। बिना परिणाम जाने कोई कार्य को करना रिस्की होता है, तो यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा टूक ए रिक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका डायरेक्शन है 38 से लेकर 40 नंबर के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है ये जो वर्ड दिया गया है, ये तीनों के तीनों वर्ड है, इसके लिए अप्रोप्रिएट इसमें से कौन सा वर्ड होगा। तो 38 नंबर का जो वर्ड है यहाँ पे फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर, यानी कि आसानी से टूटने वाला। तो इसके लिए वर्ड सही हो जाएगा फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है कमजोर, और इन सारे वर्ड जितने भी दिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, हेल्दी का भी मतलब होता है मजबूत, फ्रेल का मतलब भी होता है मजबूत, फॉर्म का मतलब जो होता है कमजोर होता है, तो फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर। तो इसके लिए जो है इसका सिनोनिम्स जो है, इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है फर्म हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा फर्म। नेक्स्ट वर्ड जो है कंडोन, कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना, और इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपका फॉरगिव होगा, यानी कंडोन का सिनोनिम्स फॉरगिव हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा फॉरगिव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड जो है रिलीज, रिलीज का मतलब होता है मुक्त कर देना, और इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा फ्री कर देना, यानी फ्री हो जाना, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा फ्री। रिलीज का सिनोनिम्स आपका फ्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ से जनरल नॉलेज शुरू हो गया। तो इसका पहला क्वेश्चन यानी 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है डैश डैश डैश, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो कृषि जो है वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख कारक है, यानी इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा कृषि। और आप ध्यान में रखिएगा
कृषि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण जो है कृषि की गतिविधियों का विस्तार करना है, पशुधन की गतिविधियों का विस्तार करना है, वनों की कटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खाद्य उद्योग, खनन कार्य, ये सब कारण से जो है वन की कटाई हो रही है। लेकिन उसमें से प्रमुख कारण जो है आपका कृषि है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो है वो आपका ब्राजील में होता है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ब्राजील। और एक चीज ध्यान में, कुछ पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व में कहवा का मंडी जो है साओ पालो को कहते हैं, और साओ पालो जो है ब्राजील का एक सिटी है, उसको कहवा का मंडी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील जो है आपका इंदु मल्होत्रा थी। इसको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा थी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है आपका लीला सेठ थी। इसको भी ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जज लीला सेठ बनी थी। इसके बाद है, ऑक्सफोर्ड जाकर कानून की पढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बैरिस्टर कर्नेलिया सोराबाजी थे। इसको भी ध्यान में रखना है। और बार बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? तो देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश केरल कोर्ट में अन्ना चंडी थी। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो इसका सही आंसर जो है कुशीनगर, सी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही आंसर, इसके लिए ये जो है सारनाथ हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। और यहाँ पे जो है बस इस चीज़ को जान लीजिए कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। और तिलक ने पुणे में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और 1916 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम पेशवा जो है आपका बालाजी विश्वनाथ था। इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का स्थगत करें? तो इसका सही आंसर आपका जो अनुच्छेद 312 है। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं, इसमें से किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया गया है तो वह पदच्युत होगा। तो वह जो पदच्युत होगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, संसद के दोनों समावेदन पर जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदच्युत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है हारमुज जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हारमुज जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो समुद्रपुत्र जो है गंगा सागर को कहते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाए गंगा सागर। ये गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 23 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य सेवा रक्षा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने प्राप्त हुई है? यह आपका करंट का क्वेश्चन है। तो अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 इसकी मंजूरी जो है अगस्त 2021 में हुई थी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। यहाँ पर एक ध्यान में रखिएगा, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड किसी केस में मुवक्किल के प्रतिनिधि के रूप में जिस वकील का नाम का उल्लेख रहता है, जिस वकील का नाम का उल्लेख रहता है उस वकील को उस केस की अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, शिकायतकर्ता को वादी कहते हैं और जिसके विरुद्ध शिकायत किया गया है उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। एक चीज ध्यान में यहाँ पे रखिएगा, बेल फॉरफीचर जो होता है अदालत का वह आदेश जिसके द्वारा जमानत की राशि को अदालत द्वारा जब्त करने के लिए कहा जाता है। और दूसरा एक वर्ड होता है बेल एक्सोनरेशन। बेल एक्सोनरेशन जो होता है जब जमानत की राशि वापस मिल जाती है अथवा जब जमानत देने वाले की जमानत की जरूरत समाप्त हो जाती है तो उसे बेल एक्सोनरेशन कहते हैं। तो दो वर्ड को याद ध्यान रखिएगा, बेल फॉरफीचर और बेल एक्सोनरेशन। ये सब क्वेश्चन सिविल कोर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन है, तारा है या फिर सूर्य है या फिर हाइड्रोजन बम है। इन सब का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतु का सबसे बड़ा समूह जो है अर्थोपोडा होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा अर्थोपोडा। और आपको ध्यान में रखना है अर्थोपोडा के अंतर्गत तीचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि जो है अर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया क्या होगी? तो संगमरमर पर अगर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्रिया होगी आपका ए नंबर वाला इक्वेशन ये सही होगा, CaCO3 + 2HCl और इससे जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा CaCl2 H2O और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त, इंफ्रारेड रेज, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण की फोकस की लंबाई +15 है तो वह है। तो अगर देखिए अगर फोकस की लंबाई पॉजिटिव प्लस में होगा तो वो समझ लीजिए कि वो आपका उत्तल दर्पण है। अगर फोकस की लंबाई जो है निगेटिव में हो तो समझ जाइए वो अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर फोकस की लंबाई पॉजिटिव में है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है और मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन यानी कि 61 नंबर का क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग को पता है कि बोर्ड मास कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास के तहत सबसे पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन करते हैं, फिर ऑफ यानी का ऑपरेशन करते हैं, इसके बाद डिवीजन का, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, इसके बाद सब्सट्रैक्शन का। जब इन सारे ऑपरेशन का हम यूज़ करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 5.1/6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 5.1/6। एक बार आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। संख्याओं x+1, 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम जो है रूट करेंगे, रूट अंडर x+1 इंटू 3x+1 इसका मध्यानुपाती होगा। और x का वैल्यू हम इस वैल्यू से, ये जो डाटा दिया हुआ है इसके माध्यम से हम x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो मध्यानुपाती 15 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा 15।
ये वाला। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है वैल्यू x माइनस 1/x बराबर 11। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 11। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3a माइनस बी का। तो यहाँ पर देखिए ए हम x को ए कंसिडर कर लेंगे और b 1/x को कंसिडर कर लेंगे। तो इसका इस तरह से हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का जो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यू प्लस 3x माइनस 1/x। अब यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 11 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू जो है 11 पुट कर देंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर 1364 आ जाएगा, यानी सी नंबर 1364। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। कहता है एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया और 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है इसको हम यहाँ पर A3 कंसिडर कर लेंगे। 3 वर्ष में जो है ये इतना रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में जो है 73,205 रुपया हो जाता है, यानी इसको A4 मान लेंगे। और यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे A4 माइनस A3 बाई A3 गुना 100। अब A4 A3 और A3 का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10%, यानी इसका सही आंसर 10% हो जाएगा। आप लोग भी इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पर परिधि दिया हुआ है तो परिधि बराबर जो होता है 4a हो जाएगा। 64 इक्वल टू 4a का, तो a का वैल्यू जो है आपका 16 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का भुजा निकल गया। वर्ग का भुजा जो है उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a², यानी कि 16 इंटू 16 का, यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात जो है 2, 3, 4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। अब देखिए अनुपात 2, 3, 4 का है, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर जो है 180 हो जाएगा और x का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो एक है 2:3:4 के अनुपात है, तो कोण का वैल्यू जो है हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 80, यानी कि सबसे छोटा कोण जो है वो 40 डिग्री का हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को हल करें। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। तो यहाँ पर है sin 40 बाई cos 50 और यहाँ पर है cosec 50 बाई sec 40। अब माइनस, यहाँ पे माइनस है 4 cos 50 इंटू cosec 40। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करेंगे sin 40 बाई cos 50 है, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 50, 90 माइनस 40 इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 40 बटे sin 40 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा sin 40। इस देखिए ऊपर में है sin 40 और नीचे में है cos 50, तो cos 50 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 40। ऊपर यहाँ पे है cosec 50, नीचे में है sec 40, तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 50। और यहाँ पर है cos 50, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 50। इस तरह से इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -2। तो इसका सही आंसर जो है -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों का निकाल दिया जाए और औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया, यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा। तो चूंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो इसका सही आंसर आपका 96 होगा। तो आप लोग भी इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कहता है कि समीकरण को हल करें, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो 9831 होगा, तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर वाला हो जाएगा। इसके बाद है वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 15 दिन लगेगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम से है। 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान 11 AM और 11:30 AM में प्रस्थान करती है और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति आवर और 140 किलोमीटर प्रति आवर के साथ चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे? जब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो इसका सॉल्यूशन 256.2/5 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 990 की राशि ABC में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है तो B को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करिएगा, A 3 है, B 4 है, C 2 है। तो B का हिस्सा इसमें कह रहा है ना, तो 4/3 + 4 + 2 × 990 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 440 आ जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी जाएगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 25/125 × 100 यानी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है तो वे संख्याएँ क्या होगी? तो 3x और 5x का एलसीएम जो है 15x हो जाएगा और प्रश्न से 15x = 120 15x = 120 हो जाएगा। इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। अब संख्याओं जो है एक संख्या 24 हो जाएगा, एक संख्या 40 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा 24 40। नेक्स्ट है, P/Q के रूप में 0.037, ठीक है, का रूपांतरण क्या होगा? इसका 37/990 हो जाएगा। सही सी नंबर हो जाएगा। सही, इसका सही आंसर जो है आपका सी नंबर 37/990 हो जाएगा। यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग जो है आप लोग इसको बनाइएगा, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम इसमें लगेगा। आप लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर है, यदि मोबाइल को जेमसम के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड को ट्यूमर के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका जो है हो जाएगा बी नंबर GGXY, ये वाला हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रत्येक वर्णक्रम को संख्यक मान जैसे A = 2 B = 4 आदि दिया जाए तो लेडी शब्द को किस प्रकार कोडबद्ध करने पर उसके वर्णों का कुल मान क्या होगा? तो इसका कुल मान जो है ना, लेडी जब आप सारा कुछ करेंगे तो इसका कुल मान आ जाएगा 84, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। फिर आप इस सारे कथन को पॉज करके जो है इस सारे कथन को पढ़िए और इसमें से जो है जो भी कथन इसका अप्रोप्रिएट है उसको यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये सारे कथन को आप पढ़िए और जो भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है उसको आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, ये वाला। और 78 का जो क्वेश्चन है, 78 का जो आंसर है, ये जो है इसका जो है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, बी वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुत और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सुनील का मारुति से संबंध जो है आपका क्या हो जाएगा? ममेरा भाई का, ये वाला। इसका भी आप लोग अपने से करिएगा। यदि किसी कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां क्रम है तथा नीचे से 37वां क्रम है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो पॉज करके भी इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 44 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की और 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूँ? तो प्रारंभ स्थल से आप 10 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 किलोमीटर घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसके मुंह किस दिशा में होगा? तो इसका मुंह जो है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। फिर आपका ये वाला जो है, सूर्य चंद्र और अणु के बीच किस संबंध को दर्शाता है? तो ये संबंध जो है आपका सबसे अच्छा रहेगा, ये वाला हो जाएगा कि सूर्य जो है सोलर सिस्टम है और उसके अंतर्गत जो है, देखिए नहीं सॉरी, हम कह रहे हैं यहाँ पर सूर्य चंद्र अणु है, तो सूर्य चंद्र और अणु, सूर्य चंद्र अणु। अब देखिए अणु में जो है ना, अणु जो है सूर्य में भी समाहित होगा, चंद्र में भी समाहित होगा। तो ये जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी हो जाएगा, ये वाला। ये कह रहा है, यदि दर्पण की दी गई दाईं ओर रखा जाए, ठीक
ठीक है, मान लीजिए ये शब्द है और दर्पण को ऐसे करके आप रख दीजिए, तो कौन सा वर्ड बनेगा? जब आप वर्ड देखेंगे तो आपका ये वाला वर्ड बनेगा, बी नंबर। यहाँ से कंप्यूटर साइंस शुरू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कंप्यूटर साइंस का पहला क्वेश्चन, यानी कि 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन था? तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका मुख्य घटक है ट्रांजिस्टर, नहीं, इसका मुख्य घटक जो है वैक्यूम ट्यूब था। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईप्रोम का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वाला हो जाएगा, ए नंबर इसका पूर्ण रूप होगा ईप्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? तो पहला वेब ब्राउजर है नेक्सस है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी तथा अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है अस्थायी या फिर अस्थिर मेमोरी जो है रैम है, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाला, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 91 नंबर, रैम किस प्रकार की संग्रहक मेमोरी है? रैम जो है किस प्रकार की संग्रहक मेमोरी है? तो प्राथमिक संग्रहक मेमोरी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इसमें से जो कंप्यूटर की एक विशेषता इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा स्टोरेज, ये सारे के सारे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट क्वोशेंट इसमें नहीं होता है। इंटेलिजेंट क्वोशेंट केवल प्राणी जगत में होता है, यानी मानव में होता है, यहाँ तक जानवर में भी होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ये सारे के सारे जो है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? तो किसी मेल में तारीख एंटर करने के लिए जो है आप CTRL प्लस जो है इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके सांद्रण उसके संग्रहक आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो स्टोरेज का जो एक क्षमता है तो उसके संग्रहक आकारों का जो है बढ़ते क्रम में जो है ये अप्रोप्रिएट इसमें हो जाएगा रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो जो है वो आपका प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषा, डी नंबर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का जो उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है डैश 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 एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो वो शब्द आपका साइबर लॉ है, ठीक है, साइबर लॉ जो है एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साइबर लॉ। और आपको ध्यान रख लीजिएगा साइबर अपराध से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसको उस उपाय को करना चाहिए, जैसे फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, डाटा को एनक्रिप्टेड कोड में बदलकर भेजना व प्राप्त करना चाहिए। तो ये सारे के सारे सेफ्टी हैं साइबर दोष से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? तो वो आपका बी नंबर जो है, ये किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, ये जो है उपाय कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेस में एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। तो इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सीरियल इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। सीरियल इंटरफेस दो डिजिटल सिस्टम के बीच एक संचार इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो एक बिट ट्रांसमिट जो है वो सीरियल इंटरफेस करता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सीरियल इंटरफेस।